जब मैं 7 साल का था तो अचानक मेरे दिमाग में एक खाली पैनल आया। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा चीट कोड है, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया और इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पैनल ने अचानक हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की किताबों पर रिएक्ट किया और अलग-अलग फील्ड की हजारों किताबों की लिस्ट दिखाई। शुरू में इतनी सारी किताबें देखकर मैंने हार मानने का सोचा, लेकिन मुझे पता चला कि अगर मैं 3 दिन तक नहीं पढ़ूंगा तो मेरी आवाज चली जाएगी और मैं गूंगा हो जाऊंगा। न चाहते हुए भी मैंने यूनिवर्सिटी के अपने 4 साल सारी किताबें पढ़ने में बिताए। उसके बाद मेरे दिमाग का पैनल हवा में गायब हो गया। ग्रेजुएशन के करीब आने तक अपने 3 रूममेट्स के साथ फेयरवेल डिनर करने के बाद जैसे ही हम रेस्टोरेंट से निकले, मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। तेज बारिश के बावजूद हम बिल्कुल भीगे नहीं थे, बल्कि इसने हमारी शराब को बेअसर कर दिया और हमें आरामदायक एहसास भी दिया। और भी अजीब बात यह थी कि जो पैनल गायब हो गया था वह फिर से दिखाई दिया। इस बार उस पर सिर्फ 3 बड़े अक्षर थे, चार्ज हो रहा है। कौन सी पावर पैनल को चार्ज कर सकती है? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई आम बात नहीं है। तीनों की तरफ मुड़कर उसने कहा, बड़े भाई यू लियांग, शियाओजो, चलो अभी उस जगह चलते हैं जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और तब तक भीगते हैं जब तक बारिश रुक ना जाए। तीनों ने हैरानी से उसे देखा। दूसरे भाई, मजाक कर रहे हो? भले ही बारिश काफी आरामदायक हो, तुम हमेशा ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते। लेकिन जब उन्होंने मेरा पक्का इरादा देखा तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। ग्रेजुएशन से पहले भाइयों के साथ यह बस एक आखिरी पागलपन भरा समय था। आधी रात से अगली सुबह 6 बजे तक बारिश होती रही। जाहिर है 6 घंटे की बारिश के बाद हमें थक जाना चाहिए था, ठंड लगनी चाहिए थी और हम थके हुए होने चाहिए थे। लेकिन अजीब बात है, हमारा हौसला और भी अच्छा होता जा रहा था। जैसे ही हम वापस जाने वाले थे, मैंने अचानक सड़क किनारे पेड़ों में कुछ अजीब देखा। जो तने पिछली रात मुरझा गए थे, उनमें रात भर में कई नए पत्ते उग आए थे। उसी समय मेरा तीसरा भाई जाओ यू लियांग अचानक चिल्लाया, भाइयों मुझे कुछ मिला है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई, रेगिस्तान और आर्कटिक में भी। मेरे सबसे बड़े भाई चेन यी और मैंने सबसे पहले रिएक्ट किया, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। एक साथ हो रही ये सारी अजीब चीजें किसी बड़ी चीज का इशारा हो सकती हैं। लोगों को पता चलने से पहले हमें सामान जमा कर लेना चाहिए। अगर हम गलत भी हैं तो हम कुछ और सालों तक खा सकते हैं। अगर हम सही हैं तो हमारा बीमार तीसरा भाई जाओ यूलियांग अब 40 किलो का पानी का जग उठा रहा है जो उड़ता हुआ लग रहा है, और हम में से बाकी लोग बिना किसी मेहनत के 200 किलो खाना उठा रहे हैं। साफ तौर पर बारिश का बोनस। फिर हम यह सारा सामान वापस डॉर्म ले गए। लेकिन अगर यह सच में दुनिया का अंत है तो यह सामान काफी नहीं है। तो अगले 4 घंटों में हमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन डॉर्म को सामान से भरा देखकर हम तीनों फिर से मुश्किल में पड़ गए। दूसरे भाई, तुम्हें पक्का पता है इस बार हम सच में दिवालिया हो गए हैं। मेरी नजर खिड़की पर टिकी थी। देखो, मैंने कहा, कल हमने जो लॉन काटा था वह हमारी जांघों जितना लंबा हो गया है। अंदर के कीड़े भी 2-3 गुना बढ़ गए हैं। क्या तुम में से किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है? हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनसे घर पर फोन करने को कहा। सच में आधे दिन के अंदर दुनिया भर के कई लोगों ने इस अजीब बात पर ध्यान दिया, क्योंकि सामान जमा हो रहा था। सुपरमार्केट और सुविधा स्टोर खाली हो गए और बारिश में फंसे कई लोगों के शरीर में बदलाव महसूस हुए। बदकिस्मती से चीन में बारिश सुबह सुबह हुई, इसीलिए चीन में बहुत कम लोग बारिश में फंसे। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बारिश के 18 घंटे बाद दुनिया भर में एक और जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। यह बारिश बहुत बुरी लग रही थी। यह साफ चुभ रही थी और इसमें थोड़ी मछली जैसी गंध भी थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि मेरे दिमाग के पैनल ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। तो मैंने जल्दी से अपने 3 बड़े भाइयों को डॉर्मेट्री में वापस बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने घर वालों से कहें कि वे बारिश में न फंसें। मेरा सबसे बड़ा भाई चेन यी दूसरे क्लासमेट्स को वापस आने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। ये बेकार था, हमारी बातों का कोई हक नहीं था। इसके अलावा जब से उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उस दोपहर सामान जमा करके अपने डॉर्मेट्री में ही रहना है, हमें पहले ही अलग थलग कर दिया गया था। इसके अलावा मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, अगर मैं गलत होता तो वे हमसे नाराज हो जाते। थोड़ी देर बाद हमें अपने फोन पर चीनी सरकार से एक पुश नोटिफिकेशन मिला, जिसमें लोगों से तुरंत बारिश से निकलने की अपील की गई थी। स्कूल ने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, लेकिन कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि यह उन्हें और मजबूत होने से रोकने के लिए
एक ऑफिशियल झूठ है। सुबह 5 बजे तक मैं अपनी नींद से उठा। लाइट जलाने का इरादा था, लेकिन देखा कि पावर कट हो गया है। बाहर घना अंधेरा था। नाश्ते के बाद जैसे ही सुबह हुई, हमने आखिरकार बाहर का नजारा देखा। कभी खूबसूरत कैंपस रातों रात पूरी तरह तबाही का मंजर बन गया था। लगभग सारे फूल, पौधे और पेड़ मर चुके थे और मेटल की बाड़ भी इतनी खराब हो गई थी कि पहचानना मुश्किल था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि गड्ढों में जियानगुओं की कई खराब लाशें पड़ी थीं। अपने पुराने क्लासमेट्स को रातों रात बदला हुआ देखकर डॉर्मेट्री में हम चारों बहुत देर तक चुप रहे। लेकिन हम सभी को गहराई से एहसास हुआ कि दुनिया का अंत सच में आ गया है। जैसे ही हम अभी भी हैरान थे, तीसरे दिन की बारिश आ गई। इस बार बहुत से लोगों ने बारिश में जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे लगा कि यह बारिश पहले दिन जैसी ही थी, फिर भी किसी तरह अलग थी। यह क्या हो सकता है? लेकिन वह पक्का इरादा करके डॉर्मेट्री के 3 लोगों को बारिश में ले गया। यह देखकर दूसरे स्टूडेंट्स ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद इसलिए कि दूसरी बारिश ने ज्यादातर कम्युनिकेशन लाइनों को खराब कर दिया था, उन्हें मैसेज मिलने से पहले लगभग 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। आदरणीय लोगों, कृपया इस बारिश में तुरंत अंदर आ जाएं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुरंत निकल जाएं। यह ऑफिशियल बयान था, इतना छोटा और सीधा। शायद सरकार के सबसे ऊंचे लेवल को भी एहसास हो गया था कि इंसानियत को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ, और सभी लोगों की ताकत को एक होना चाहिए। उस पल बारिश में मैंने कुछ अजीब देखा। जो लॉन कभी खाली था, वह तेजी से बारिश से भीग रहा था, और जो कीड़े दूसरी बारिश से बच गए थे, वे दर्जनों गुना बड़े हो गए थे। दूर एक सिकाड़ा आधे इंसान की ऊंचाई तक बढ़ गया था। लेकिन अजीब बात है, इंसानों में इस बारिश में ऐसे बदलाव नहीं दिखे। जब तक हम डॉर्मेट्री वापस नहीं आए, तब तक हमें धीरे धीरे यह अजीब बात समझ नहीं आई। अगर पहली बारिश एनहांसमेंट थी और दूसरी बारिश सिलेक्शन थी, तो तीसरी बारिश सुपरनैचुरल ताकतें लेकर आई। मैंने अपने सबसे बड़े भाई चेन यी को अपनी मुट्ठी उठाते देखा, और उसके शरीर से एक गहरी ताकत निकली। यह तेजी से फिर से जम गई, जिससे आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई, जो उसके सामने एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी थी। इसी समय उसके चौथे भाई जू जो ने भी अपनी हथेली खोली, और उसके हाथ से पानी की एक अजीब सी धार लगातार बह रही थी, जो उसके कंट्रोल में एक फुर्तीले बूढ़े सांप की तरह हिल रही थी। उसके तीसरे भाई जाओ यूलियांग के पास एक अजीब सी काबिलियत थी। उसने कहा कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्योंकि कोई सही कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर नहीं था, इसीलिए वह इसे दिखा नहीं सका। जहां तक मेरी बात है, मुझे लगा कि मैंने 2.5 काबिलियत हासिल कर ली है। एक तो 2 बारिशों से मिली मेंटल काबिलियत थी, और दूसरी एक पूरी तरह से चार्ज्ड पैनल थी, जो 500 क्यूबिक मीटर वर्चुअल स्पेस को अनलॉक करती थी। बाकी आधा हिस्सा एक इंफॉर्मेशन पैनल जैसा था। अब मुझे बस उन तीनों को देखना था, और उससे जुड़ी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाती थी। और भी अजीब बात यह थी कि जब मैंने उसमें देखा, तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन भी दिख रही थी। फिर मैं खिड़की के पास गया। मेरा चेहरा गंभीर था। चलो अपना सामान पैक करके मेरे वर्चुअल स्पेस में रख देते हैं। हो सकता है हम ज्यादा देर स्कूल में न रुक पाएं। वैन यान और जू जो हैरान दिखे। दूसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर की दुनिया लगभग अलग अलग म्यूटेटेड कीड़ों से भर गई है। सरकार को जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। और सच में थोड़ी ही देर बाद कैंपस ने एक नोटिस दिखाया। सभी टीचर और स्टूडेंट ध्यान दें, जियांगचेंग शेल्टर शुरू में पूरा हो गया है। प्लीज अपना सामान ले आएं और मिलिट्री के साथ कल सुबह सही तरीके से शेल्टर में आ जाएं। यह सुनकर चेंग यी की आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरे भाई, तुम कमाल के हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में सबसे तेज दिमाग वाले हो। हालांकि मैंने अपना सिर झुका लिया। यह असल में अच्छी खबर नहीं थी। यह सिर्फ इस छोटे से खतरे की वजह से नहीं हो सकता कि इंसानियत को कुछ काबिलियत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो। लेकिन शेल्टर जाने में अभी एक दिन बाकी था। मैंने खिड़की के बाहर आगे पीछे उड़ते हुए बड़े बड़े कीड़ों को देखा और सोच में डूब गया। बेकार इंतजार करने के बजाय मैंने बाहर जाकर अपनी नई जागी हुई काबिलियत को टेस्ट करने का फैसला किया। इसलिए जब मैंने अपने डोर में बाकी तीनों को इस आइडिया के बारे में बताया,
तो वे सब एक्साइटेड हो गए। तो चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं और उस टोड को देखते हैं, वैन यानचेंग ने गुस्से में कहा। दूसरे भाई, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि वह टोड जहरीला हो सकता है और हमें उसके पास आसानी से नहीं जाना चाहिए? पहले तो ये सिर्फ एक अंदाजा था। इसके अलावा अगर वह सच में जहरीला है तो ये बुरा नहीं होगा। जैसे ही मैंने कहा, मेरी नजर मेरे तीसरे भाई शियाओ यूलियांग पर पड़ी। वह मेरी घूरती नजर से चौंक गया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैं कुछ भड़काने वाला हूँ। रुको दूसरे भाई, तुम तो यह नहीं कह रहे हो कि मैं उस टोड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वह चीज पहले से ही मेरी भूख खराब कर रही है, लेकिन अगर वह सच में जहरीली है तो वह बहुत ताकतवर हो सकती है। वह भी नहीं चलेगा। उस चीज के मेरे शरीर में जाने के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है। ठीक है ठीक है, जब तुम्हें यह पसंद नहीं है तो चलो कुछ और ढूंढते हैं। फिर हम डॉर्मेट्री से निकले। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। हर जगह घास फूस उगी हुई थी और कीड़े कभी कभी हम पर हमला करने के लिए बाहर निकल आते थे। ये कीड़े बड़े होने के अलावा कुछ खास नहीं थे। हालांकि 2 मिनट से भी कम चलने के बाद हमारा सामना हमारे पहले दुश्मन से हुआ। हमसे थोड़ी दूर खड़ा एक 3 मीटर लंबा विशाल प्रेइंग मैंटिस। उसकी 2 रूबी जैसी आंखों से एक डरावनी आभा निकल रही थी और उसके सामने 2 तेज दरांती ठंडी डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। जब मैंने उसका इंफॉर्मेशन पैनल देखा तो मैं सच में चौंक गया। तीनों बेसिक खूबियां हमसे बेहतर थीं। तीसरे राउंड के सिर्फ 6 घंटे बीते थे और इतना ताकतवर म्यूटेटेड जानवर पहले ही आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आगे किस तरह के मॉन्स्टर आएंगे। मैंने तुरंत यह जानकारी बाकी तीनों के साथ शेयर की। तभी एक तेज दरांती हमारी तरफ झपट्टी। हम तेजी से तितर बितर हो गए। जू झो की आंखों में स्पिरिचुअल पावर की एक चमक चमकी और उसकी हथेली से पानी की एक धार निकली। एक चालाक सांप की तरह बड़ी चालाकी से उस बड़े मैंटिस की ताकत को चकमा देकर उसके पेट के नीचे से निकल गई। फिर एक भारी हथौड़े की तरह वह उसके दिल में घुस गया। उस बड़े मैंटिस ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसके बड़े दरांती जैसे अगले पैर बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। उसी पल चेन यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और घोड़े जैसा पोज बना लिया। उसके शरीर से मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकली जो तुरंत एक मजबूत मिट्टी की दीवार में बदल गई जो जमीन से उठी और बड़े मैंटिस के खतरनाक हमले को रोक दिया। लेकिन मेरा दिमागी हमला इस जीव के खिलाफ बिल्कुल बेअसर था, जिसमें कोई होश नहीं था। वह सिर्फ किनारे से ही लड़ाई को गाइड कर सकता था। आखिर में जुजोऊ की पानी की तलवार के एक ही वार से बड़े मैंटिस का पेट फट गया और वह भीमकाय गिर गया। लेकिन जैसे ही जुजोऊ उसे कुछ और बार जीत के साथ लात मारने वाला था, मैंने उसे आवाज दी, वहां मत जाओ बड़े भाई, अपनी मिट्टी की दीवार का इस्तेमाल करके उसके पेट पर फिर से हमला करो। जुझोऊ तेजी से पीछे हटा। धत्तेरे की, यह मरा हुआ होने का नाटक कर रहा है। चेन यी के जोरदार जमीन पर वार से बड़े मैंटिस के शरीर से एक बदबूदार लिक्विड निकला जिसने आखिरकार उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। लेकिन ज़ियाओ यूलियांग जो एक तरफ खड़ा था देख रहा था। उसे लगा जैसे वह बस देखने के लिए वहां था। उसका सबसे बड़ा भाई मजबूत और काबिल था। उसका दूसरा भाई सिर्फ हालात को कंट्रोल करना जानता था और उसका चौथा भाई बहुत ताकतवर था। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। यह एहसास बहुत बुरा था। वह नहीं चाहता था कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए वह भारी कदमों से चलकर हमारी तरफ आया। दूसरे भाई, उसने कहा, मैं उस टोड को पकड़ना चाहता हूँ। हम तीनों तुरंत हैरान रह गए, लेकिन मैंने जल्दी ही उसकी चिंता समझ ली। यूलियांग, तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। शायद बाद में हमें कोई ज्यादा सही इंसान मिल जाए। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन वह बेबसी का एहसास, अपने भाइयों को अपनी जान जोखिम में डालते देखना और तुम सिर्फ खड़े होकर देख सकते हो, सच में सहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो कोई फैसला लेने से पहले टोड की हालत देखते हैं। जैसे ही हम निकलने वाले थे, मेरे दिमाग में बड़े मैंटिस के बारे में जानकारी बदल गई। नाम, मरा हुआ, बची हुई कीमत, तेज पैर के ब्लेड X2, पूरी तरह से साफ नहीं किया गया सोने का डिब्बा X1, टक्कर। मेरी आंखें चमक उठीं। मुझे पता था कि कुछ गायब है। ये लूट का डिब्बा है, मैंने कहा। अपने वर्चुअल स्पेस से किचन का चाकू निकाला और तेजी से बड़े मैंटिस का पेट काट दिया। इसे हवा में 2 बार लहराने के बाद अकेले इसका वजन पूरे 50 पाउंड था,
जो ज्याओ यूलियांग और मेरे लिए सेल्फ डिफेंस के लिए काफी था। फिर हमने बड़े मैंटिस के पेट से पिंग पोंग बॉल के साइज का एक सुनहरा डिब्बा निकाला, लेकिन हमें अभी तक इसका मकसद नहीं पता था, इसलिए हमने इसे अपने वर्चुअल स्पेस में रख दिया। इसके बाद हम बड़े टोड की ओर बढ़ने लगे। हवा में कोहरा और घना होता गया और रास्ते में तरह तरह के म्यूटेटेड जानवर दौड़ रहे थे। हमें सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटा लग गया। तब जाकर हमें कोहरे में छिपी उस बड़ी परछाई का पता चला। वह लगभग बड़े मैंटिस जितनी ही लंबी लग रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक बड़े ट्रक जितना मोटा और भारी था। उसकी दोनों आंखें दाएं बाएं घूम रही थीं और वह कभी-कभी अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता हवा में फुटबॉल जितने बड़े मच्छरों को निगल जाता। जू झोऊ बहुत देर तक वहीं हैरान खड़ा रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में 2 इंसानी चेतनाएं उभरीं। मेरा चेहरा खिल उठा। कोई और आ रहा है। कोहरे से 2 पुलिस ऑफिसर जो वर्दी पहने हुए थे निकले। स्टूडेंट, यहाँ खतरा है, तुरंत अपने डॉर्म में वापस जाओ। जियान चोंग जू झोऊ ऐसे चिल्लाया जैसे उसे कोई बचाने वाला मिल गया हो। ऑफिसर, तुम सही समय पर आए हो। हम बस इस मॉन्स्टर से लड़ने के तरीके पर बात कर रहे थे। यह सुनकर बड़े ऑफिसर अचानक गरजे। बकवास! उस राक्षस के शरीर पर पहले से ही 5 जाने हैं। वे सब तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो जो अभी तक आइवरी टावर से बाहर भी नहीं निकले। हम भी उसे यहीं रोक सकते हैं। तुम अब भी उससे लड़ना चाहते हो? अभी वापस जाओ ऑफिसर। तुम भी उसे संभाल नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि हम नहीं संभाल सकते, बस हमारा एम्यूनिशन काफी नहीं है। हमें नहीं पता कि कल शेल्टर जाते समय हमें कितने की जरूरत पड़ेगी। इसे यहाँ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इससे निपटने के लिए कोई सुपर ह्यूमन नहीं मिला? यह सुनकर उसके बगल में बैठी महिला ऑफिसर ने मजाक उड़ाया। सुपर ह्यूमन? पहले स्टेज के इवॉल्व्ड सुपर ह्यूमन सिर्फ फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं। इस लेवल के म्यूटेटेड जानवर के सामने वे सब्जियों से अलग नहीं हैं। और जो लोग 2 बारिश की फुहारों में फंस जाते हैं और अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जगा लेते हैं, वे पूरे जियांगचेंग में बहुत कम हैं। दूसरे शब्दों में, सिर्फ वही लोग अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जगा पाते हैं जो 2 बारिश की फुहारों में फंस जाते हैं। क्या बारिश के टाइम की कोई जरूरत है या कोई बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा है? पूरा इंसान पानी में भीग गया था। तीसरी बारिश में काफी लोगों ने बारिश का पानी इकट्ठा किया, लेकिन उस बारिश के बाद पानी आम पानी से अलग नहीं था। उसमें भीगने की तो बात ही छोड़िए, उसे पीने से भी कोई फिजिकल बदलाव नहीं हुआ। जहां तक बारिश के टाइम की बात है, अभी की रिसर्च बताती है कि बारिश में जितना ज्यादा टाइम बिताया जाता है, एबिलिटीज उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी काफी शांत हो गई है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हुआलुओ डॉर्मेट्री के तीनों लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने इस बड़े मेंढक के बारे में जानकारी चेक की। यह पहले से ही बैन होने की कगार पर था। अगर यह बढ़ता रहा तो शायद पूरी जियांगड़ा यूनिवर्सिटी इसकी जेब में चली जाएगी। इसलिए अब हमें इससे निपटना होगा, इससे पहले कि यह बैन हो जाए। हुआलुओ और जूझोऊ आगे बढ़ने ही वाले थे कि मैंने उन्हें पकड़ लिया। 1 मिनट रुको, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक सर्चलाइट निकाली और उस बड़े मेंढक की तरफ दौड़ा। 3 अच्छे स्वभाव वाले बच्चे भी तुरंत दौड़े, जबकि 2 पुलिस ऑफिसर उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए। क्या वे सब सुपर ह्यूमन थे? इस समय मैं उस बड़े मेंढक की आंखों में सर्चलाइट डाल रहा था। मेरी समझ से मेंढक आम तौर पर रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं और तेज रोशनी को कम सहते हैं। शायद इसीलिए वह इतना सुस्त था। जब मुझे सही एंगल मिला और मैंने सर्चलाइट सीधे उसकी आंखों में डाली, तो वह बड़ा मेंढक सच में 2 सेकंड के लिए रुक गया। बदकिस्मती से ज्यादा देर तक रोशनी रहने का कोई खास असर नहीं हुआ। फिर जू झोऊ ने मेंढक के पेट की तरफ पानी की धार छोड़ी, लेकिन मेंढक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। जू झोऊ को अचानक लगा कि एक मेंढक ने उसका मजाक उड़ाया है और वह तुरंत दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। इस मेंढक में पानी वाली काबिलियत जाग गई थी और उसे पानी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे इसे संभालने दो, मैंने आंखें बंद करते हुए और धीरे धीरे अपनी दिमागी ताकत इकट्ठा करते हुए कहा। फिर मैं एक घूमने वाले मुर्गे में बदल गया और सीधे मेंढक पर टूट पड़ा। उस बड़े मेंढक ने तुरंत एक तेज चीख मारी और उसके शरीर से जर निकला, जो आसपास की घास पर गिरा और तुरंत खरपतवार को खराब कर दिया। मैंने तुरंत अपनी स्पॉटलाइट उठाई
और 2 सेकंड के लिए उस पर टूट पड़ा। डॉर्म में बाकी 3 लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। इस तरह हम चारों ने उस बड़े मेंढक के साथ गुरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी। इसी समय एक पुलिस ऑफिसर दौड़कर बड़े ऑफिसर के पास गया। कैप्टन, उस बड़े प्रेइंग मैंटिस से निपट लिया गया है। उसके दोनों पैर भी खोद लिए गए हैं। वेनियान के बगल में बैठी महिला ऑफिसर हैरान रह गई। पैर? तुम्हारा मतलब उससे है? जवान ऑफिसर ने उस तरफ देखा जिस तरफ वह इशारा कर रही थी और उसे तुरंत यकीन नहीं हुआ। नहीं नहीं, यह सही है। इन स्टूडेंट्स ने सच में उसे मार डाला। आधे घंटे की लड़ाई के बाद उस बड़े मेंढक के कई घाव हो गए थे। उसे आखिरकार एहसास हुआ। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, मैं मुड़कर भागने के लिए तैयार हो गया। मेरी ईमानदारी तेजी से एक लंबी टांगों वाली ढाल में बदल गई जिसने उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि यह एक मेंढक के खिलाफ बेकार था। वह हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसके पैर जमीन से उठ गए। जैसे ही वह अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंची, जहर का विचार अचानक मेरे दिमाग में फिर से कौंध गया और उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। 4 मजबूत आदमियों ने उसे खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो गए। जल्द ही मेंढक की हांफना बंद हो गई। उसकी बड़ी पानी भरी आंखें कैद हो गईं। मेरे चेहरे पर भावना का कोई निशान नहीं था। तीसरे भाई, क्या आप उसके साथ कोई अनुबंध करना चाहते हैं? जियो यूलियांग ने विशाल प्राणी को देखा, लंबे समय तक विचारों में खोया रहा। दूसरे भाई, उसे मार डालो। उसके शरीर पर हमारे साथियों का बहुत अधिक खून है। वह जीने के लायक नहीं है। बची हुई वैल्यू: पॉइजन सैक क्लोथिंग, वाटर पॉइजन डुअल एलिमेंट गोल्ड बॉक्स क्लोथिंग, म्यूटेंट बीस्ट फ्लैश रिमूवल क्लोथिंग। पॉइजन सैक और गोल्ड बॉक्स हटाने के बाद मैंने सारा टोड मीट अपने स्पेशल स्टोरेज में स्टोर कर दिया। इस सीन ने तुरंत 3 पुलिस ऑफिसर्स की आंखें चौड़ी कर दी। क्या वह स्पेशल एबिलिटी यूजर हो सकता है? जहां तक उन्हें पता था, पूरी यूनिट में एक भी स्पेशल एबिलिटी यूजर नहीं था। इसके अलावा दुनिया के अंत में सिर्फ सप्लाई ट्रांसफर करने की यह एबिलिटी ऐसी थी जिसकी इजाजत दूसरे नहीं देंगे। वह नहीं चाहता था कि ऐसा टैलेंट उसकी आंखों के सामने से चला जाए, इसलिए वह जल्दी से हमारे पास आया। क्लासमेट्स, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? वेनियान डॉर्मेट्री से हम चारों हैरान रह गए। अभी के हालात में आर्मी में शामिल होने से हमें बेशक सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद हमने फिर भी मना कर दिया। आर्मी अच्छी थी, लेकिन यह हम जैसे नए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं हो सकती थी। हालांकि ऑफिसर हु हार नहीं मान रहे थे। उसने कहा कि हम कल जियांग यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को शेल्टर तक ले जाएं और बदले में वह हमें 4 असॉल्ट राइफलें और 12 ग्रेनेड देगा। हमारी आंखें तुरंत चमक उठीं। पहली बात, हम पहले से ही शेल्टर जाने का प्लान बना रहे थे। अगर रास्ते में कोई दिक्कत आई तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, कौन लड़का 2 बंदूकों के लालच को रोक सकता है? इसलिए हमने तुरंत रिक्वेस्ट मान ली। हालांकि 3 पुलिस ऑफिसर्स के जाने के थोड़ी देर बाद मैंने कुछ अजीब देखा। अभी 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। जब मैंने अपने डॉर्म में बाकी तीनों से पूछा तो उन सबको अचानक एहसास हुआ कि उनके शरीर बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। और जब मैंने अपने मन में पैनल चेक किया तो एक बैटरी इंडिकेटर दिखा जिसमें आधी बैटरी बची हुई थी। क्या पैनल हमारे शरीर को रिचार्ज कर रहा था? बैटरी खत्म होने पर क्या होगा? क्या हम बस गायब हो जाएंगे? तभी मुझे अचानक लगा कि पैनल को उस बड़े मैंटिस गोल्ड की बहुत ज्यादा तलब लग रही है। फिर हमने कैंपस में फिर से सोना इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन दिन भर इधर उधर घूमने के बाद हमें एक म्यूटेटेड चूहे से सिर्फ एक सोना मिला। दूसरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि जियांग यूनिवर्सिटी में सिर्फ इतने ही म्यूटेटेड जानवर हैं? और भी होने चाहिए, लेकिन वह सिकाड़ा चूजा शायद जियांग यूनिवर्सिटी का सबसे ताकतवर म्यूटेटेड जानवर था। इसलिए जब हमने उससे निपटा तो बाकी सभी समझदार म्यूटेटेड जानवर भाग गए। हालांकि डॉर्म वापस जाते समय हम चारों को एक साथ आड़ू के फूलों की खुशबू आई। लेकिन जून का महीना आ गया है, ये आड़ू के फूल कहां से आए? इसलिए मैंने तुरंत अपना इनसाइट मिरर एक्टिवेट किया। हमने आसपास देखा, लेकिन म्यूटेटेड जानवर हम पर हमला करने का इरादा नहीं कर रहा था। यह लुका छिपी खेलने जैसा था। हर बार जब मैं उसे साफ देखने की कोशिश करता तो वह तुरंत फिर से गायब हो जाता। इसीलिए मैंने हम तीनों से कुछ बातें फुसफुसाकर कहीं और अपनी टैक्टिक्स प्लान करना शुरू कर दिया। फिर हम चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही म्यूटेड जानवर फिर से दिखने वाला था,
मैंने तुरंत उस पर मेंटल अटैक किया। चेन यी और जू जो ने भी अपनी अपनी दिशाओं में अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह छोटी चीज सिर्फ खाली आइलैंड की ओर तेजी से जा सकी, ज़्याओ यूलियांग ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वह छोटी चीज सीधे ज़्याओ यूलियांग की बाहों में जा गिरी। तभी हमें उसका रूप साफ साफ दिखा। एक हथेली के साइज की छोटी पेड़ की आत्मा, एक म्यूटेड आड़ू के फूल का पेड़, एक लेवल एक साइकिक पौधा, स्ट्रेंथ 15, एजिलिटी 30, कॉन्स्टिट्यूशन 20, स्पिरिट 25, मेंटल स्ट्रेंथ 10, साइकिक एट्रीब्यूट नेचुरल, स्किल्स टेलीपोर्टेशन, हेल्थ रीजनरेशन। मेरी आंखें चमक उठी। तीसरे भाई, ये एक हीलर है। हमारी टीम को बस एक हीलर की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? दूसरे भाई, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यह वही है, लड़ना और मारना। वैसे भी मारना मेरा स्टाइल नहीं है। उसने छोटी पेड़ की आत्मा को अपने चेहरे के पास उठाया। छोटी सी बात है, क्या तुम्हें लुका छिपी खेलना पसंद है? अपने भाई के साथ घर आओ भाई। छोटे पेड़ की आत्मा, जिसके पत्ते पकड़े जाने से थोड़े मुरझा गए थे, अचानक जिंदा हो गई, लेकिन जल्दी ही वापस नीचे गिर गई। यूलियांग, इस पर अपनी स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करके देखो, इसे जरूर कुछ दिक्कतें होंगी। ज़्याओ यूलियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हर बार छोटे पेड़ की आत्मा के सामने एक बिल्कुल नई दूसरी दुनिया खुल जाती थी। पहाड़ों, घास के मैदानों और पूरी तरह खिले हुए जुगनुओं का एक जीवंत नजारा। छोटे पेड़ की आत्मा, जिसके तलवार जैसे पत्ते आपस में चिपके हुए थे, उसे अपने अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। वह उछल कूद करती हुई दुनिया में चली गई। चारों तलवार जैसे आकार के लोग बहुत खुश थे। ज़्याओ यूलियांग ने जल्दी से छोटे पेड़ की आत्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान और बिना रुकावट वाला था। जब मैंने ज़्याओ यूलियांग का कॉन्फिडेंट वाला व्यवहार फिर से देखा, तो मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। हालांकि मुझे छोटे पेड़ की आत्मा की जान बचाने की एबिलिटी नहीं मिली, फिर भी लड़ाई में टेलीपोर्टेशन बहुत काम का था। लेकिन जिस चीज ने मुझे और भी हैरान किया, वह थी 4 बेसिक खूबियां। यह कमाल है, एक दिन से भी कम समय में इतना बड़ा सुधार। मैंने तुरंत बाकी 2 की जानकारी चेक की और उनमें भी काफी सुधार हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत एलियन जानवरों को मारने से कोई ज्यादा ताकतवर हो जाता है? या यह हमेशा रहने वाली धुंध की वजह से है? या शायद उन्होंने उस बारिश को पूरी तरह से सोखा नहीं है जिसमें वे पहले फंस गए थे? मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। आसमान धीरे धीरे काला हो गया, इसलिए हम डॉर्मेट्री में वापस चले गए। इस समय ज़्याओ यूलियांग को लगा कि छोटी पेड़ की आत्मा एलियन जानवर वाली जगह से बाहर आना चाहती है। चेन येवेन मुस्कुराई और बोली, तुमने इसके साथ लुका छिपी खेलने का वादा किया था, भूलना मत। लेकिन जब छोटी चीज ने अपने आसपास देखा, पत्ते गुस्से से मुरझा गए, जैसे शिकायत कर रहे हो। यही वह बड़ा घर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ज़्याओ यूलियांग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसे थोड़ा दुख हुआ। वह इस छोटे से डॉर्मेट्री की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपने बड़े घर की बात कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कभी वापस जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं, और न ही उसे पता था कि उसके परिवार का क्या हुआ। छोटे पेड़ की आत्मा बहुत समझदार लग रही थी। उसने ज़्याओ यूलियांग के इमोशनल बदलाव को जल्दी से नोटिस कर लिया और धीरे से अपने एक छोटे पत्ते से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह देखकर मैं मुस्कुराया। कैसा रहेगा अगर हम इसका कोई नाम रखें? ओह ठीक है तीसरे भाई, हमें अभी भी नहीं पता कि यह नर है या मादा। ज़्याओ यूलियांग, जो थोड़ा कम दिमाग वाला था, उसने अभी तक इस सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया था। एक आत्मा के तौर पर वह अपने काम में फेल हो गया था, इसीलिए उसने सावधानी से छोटे पेड़ की आत्मा से पूछा। उसने कहा कि यह खिल सकता है, इसलिए इसे मादा होना चाहिए। मादा? तो तुम खुद इसका नाम रख लो, हम दखल नहीं देंगे। आखिरकार थोड़ी देर सोचने के बाद ज़्याओ यूलियांग ने उसका नाम लू होंग रखा। वह छोटा सा लड़का अपने नए नाम से बहुत खुश लग रहा था और खुशी से उछल कूद कर रहा था। डॉर्म में हम चारों थोड़ी देर के लिए हंसी और बातचीत में खो गए, लेकिन जल्द ही छत से अजीब आवाजें आने लगीं। फिर एक बड़ी काली परछाई खिड़की के पास से गुजरी। मेरा चेहरा तन गया और मैंने जल्दी से अपनी डेस्क की दराज से एक पुरानी घड़ी निकाली। रात के 2:30 बज रहे थे। जू जोजियान ने बेचैनी से पूछा, दूसरे भाई क्या तुम्हें कुछ पता है? मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। 2 मीटर लंबी बाहों वाले बड़े बड़े चमगादड़ डॉर्म की बिल्डिंग में इधर उधर भाग रहे थे। मैंने सोचा, हमारी रात इतनी शांति से इसलिए गुजरी
क्योंकि ये म्यूटेटेड जानवर चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे फिर से भीगकर और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अब चौथी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान डॉर्म में इंसानों की ओर लगा दिया। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, दरवाजे के बाहर से एक चीख सुनाई दी। चारों डॉर्म बिल्डिंग में तेजी से दहशत फैल गई। चेन यी ने अपने क्लासमेट्स की मदद के लिए चीखें सुनी तो वह परेशान हो गया। दूसरे भाई, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? थोड़ी देर रुको, कैंपस में तैनात हथियारबंद पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी, तब बाहर जाने में देर नहीं हुई है। क्यों? वे सभी हमारे क्लासमेट हैं। जब तक हथियारबंद पुलिस पहुंचेगी, तब तक शायद कुछ घायल हो चुके होंगे या मर भी चुके होंगे। बॉस, तबाही में जान माल का नुकसान तो होना ही है। आपको इससे उबरना होगा। मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि दूसरे हमें सस्ता न समझें। 15 मिनट बाद हथियारबंद पुलिस, 20 से ज्यादा ऑफिसर्स और सादे कपड़ों वाले बैट्स के साथ एक जोरदार लड़ाई में शामिल हो गए। इस समय हम भी डॉर्मेट्री से बाहर भागे। जब हम नीचे पहुंचे तो कुछ ऑफिसर्स पहले से ही घायल थे। ज़्याओ यिलियांग ने जल्दी से उसे ठीक करने के लिए छोटे पेड़ की आत्मा को बुलाया और बाकी 3 तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। इसी समय एक सादे कपड़ों वाला बैट मेरी ओर दौड़ा। मैं जल्दी से एक तरफ हट गया और तुरंत काउंटर अटैक करने के लिए मैंटिस ब्लेड निकाला। जल्द ही चमगादड़ पीछे हट गया। वह खड़ा हुआ और भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन इसी समय मैंने एक टॉर्च निकाली और अचानक उसकी आंखों में डाल दी। चमगादड़ तुरंत गिरना बंद कर दिया, जैसे उसे करंट लगा हो। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे एक ही वार में मार डाला। फिर मैंने अपनी जगह से कई और टॉर्च निकाली और उन्हें बाकी तीनों पर फेंक दिया। जल्द ही डॉर्मेट्री बिल्डिंग के बाहर सादे कपड़ों में मौजूद चमगादड़ों से लगभग निपटा ही गया था। हालांकि अभी भी कुछ लोग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हो गए थे। हथियारबंद पुलिस ने तुरंत सभी अधिकारियों को 4 जोड़ियों में बांटकर 4 डॉर्मेट्री बिल्डिंग में घुसने का आदेश दिया। चेन यी, शियाओ यिलियांग और जूजो एक के बाद एक बिल्डिंग 1, 2 और 3 में घुस गए। मैं बिल्डिंग 4 में ही रहा क्योंकि मुझे पास में किसी ज्यादा ताकतवर इंसान की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही मैंने छठी मंजिल पर एक खाली डॉर्मेट्री रूम का दरवाजा खोला, मुझे ठंडा पसीना आ गया। एक बड़ा चमगादड़ जो कमरे जितना ही लंबा था, मुझे ध्यान से घूर रहा था। उसके पंख कमरे में पूरी तरह फैल भी नहीं पा रहे थे। अंधेरे में उसकी आंखों से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। नाम ब्लड बैट किंग। लेवल 2 एबिलिटी बीस्ट। ताकत 44.5। फुर्ती 36.7। बनावट 37.4। स्प्रिट 1.6। जल्दबाजी 80। गुस्सा। ब्लड टाइप एबिलिटी स्किल्स ब्लड रीजनरेशन, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड एन्चेंटमेंट। कमजोरी किस्मत बहुत कम हो गई है। तभी मैंने उसका इंफॉर्मेशन पैनल चेक करना खत्म किया। वह बड़ा चमगादड़ अचानक गोली की तरह दौड़ा। मैं तुरंत मुड़ा और दरवाजे के बाहर छिप गया। ब्लड बैट किंग भी डॉर्मेट्री से बाहर कॉरिडोर के बाहर हवा में उछला। उसके पंख फैल गए जिससे सूरज छिप गया। मैंने तेजी से उस पर मेंटल अटैक किया। राक्षस को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में तीर लग गया हो और उसके पतले मुंह से अनायास ही एक चीख निकल गई। उसी समय उसे पता चला कि उसका खून जम गया है, जिससे उसके दिमागी हमले बेअसर हो रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर लाल बिजली की तरह मेरी ओर बढ़ा। मैं बचने के लिए एक तरफ कूदा। वह बड़ा शरीर मुझसे टकराया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। मैंने दूसरा दिमागी हमला करने का मौका पकड़ा। ब्लड बैट किंग ने एक जोरदार चीख मारी, जिसकी आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। डॉर्मेट्री में दूसरे ग्रुप ने चीख सुनकर दरवाजे और भी कसकर बंद कर दिए। वे आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि कहीं राक्षस का ध्यान न खींच लें। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ब्लड बैट किंग की चीख ने पास के दूसरे ब्लड बैट का ध्यान पहले ही खींच लिया था। उसी पल सभी ब्लड बैट हिलना बंद कर दिए। मैं जितनी तेजी से हो सका दौड़ा। दूर से शोर सुनकर मेरे चेहरे पर गुस्सा आ गया। मुझे इस बैट किंग से जल्दी निपटना था, लेकिन 2 दिमागी हमले ज्यादा असरदार नहीं रहे थे। शायद 3-4 और हमले भी काम नहीं आएंगे। मुझे कोई तरीका सोचना था। इसीलिए जब ब्लड बैट किंग ने फिर से हमला किया, तो इस बार मैं सीधे नहीं भागा। इसके बजाय मैंने अपना मैंटिस ब्लेड निकाला और तुरंत उसकी जीभ पर वार किया, जिससे उस बड़े टोड की जहर की थैली उसके मुंह में चली गई। लेकिन मेरा हाथ बचने के लिए काफी तेज नहीं था और ब्लड बैट किंग के नुकीले दांतों ने उसे काट दिया, जिससे एक भयानक घाव हो गया। हालांकि
अब मेरे पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मेरी नजरें बैट किंग पर टिकी थीं। मुझे डर था कि जहर की थैली काम नहीं करेगी। किस्मत से थोड़ी देर बाद जहर सू को घाव पर बहुत तेज दर्द होने लगा और लाल लिक्विड पूरी जमीन पर बह चुका था। हर जलन वाला दर्द मुझे याद दिला रहा था कि दुनिया का अंत कोई मजाक नहीं है। लेकिन इसी समय छोटे ब्लड बैट्स का झुंड आ गया था। उन्होंने छठी मंजिल को घेर लिया था, लगातार लाशों को हिला रहे थे। उनकी आंखों में अनिश्चितता और लाचारी झलक रही थी। मैं तुरंत खड़ा हो गया। हाथ में मैंटिस ब्लेड था। अगर वे हमला करते तो मैं अपनी आखिरी ताकत से ही लड़ पाता। तभी कॉरिडोर में अस्त व्यस्त कदमों की आहट धीरे धीरे साफ होने लगी। चेन यी और बाकी लोगों ने यह नजारा देखा तो उनकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। मेरा दूसरा भाई और बाकी दो लोग मेरी तरफ दौड़े। उनके चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। जाओ यूलियांग ने तुरंत मुझे ठीक करने के लिए एक छोटी सी पेड़ की आत्मा छोड़ी। जू झोउ ने जमीन पर पड़े बड़े चमगादड़ को देखा, फिर हवा में उड़ते ब्लड चाबुक के झुंड को देखा। उसकी आंखों में वहशीपन की चमक थी, लगभग उन्हें जिंदा ही चमगादड़ बना लेना चाहता था। चेन यी ने मेरे नीचे खड़े लोगों को देखा, फिर कसकर बंद दरवाजों को। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। भले ही 2 बार बारिश में कम लोग फंसे थे, उसके ज्यादातर क्लासमेट तीसरी बारिश में फंस गए थे और उनके शरीर मजबूत हो गए थे। लेकिन इस मुश्किल में उनमें से कोई भी मदद के लिए बाहर नहीं आया। इस समय उसे आखिरकार समझ आया कि उसके दूसरे भाई का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसे डर है कि दूसरे लोग उसे बहुत सस्ता समझेंगे। इस समय उसे आखिरकार समझ आया कि उसके दूसरे भाई का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसे डर है कि दूसरे लोग उसे बहुत सस्ता समझेंगे। उसने खुद से कहा, चेन यह कयामत है, तुम्हें अपनी हमदर्दी और दया छोड़ देनी चाहिए। फिर हथियारबंद पुलिस की एक टीम आई और बचे हुए ब्लड बैट को हटा दिया। फिर मैंने जमीन पर ब्लड बैट किंग को देखा। कुछ आम लूट के सामान के अलावा असल में 4 जवान ब्लड बैट थे। उन्हें पालूं या मारूं, यही सवाल था। इसलिए मैंने पहले उन्हें ब्लड बैट किंग के कमरे में छिपा दिया और फिर आज रात का लूट का सामान लूटना शुरू कर दिया। अचानक ऑफिसर हूँ मेरे पास आए। जियांग चुआन, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इन सादे कपड़ों वाले जानवरों से कुछ निकाल रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह क्या है? एक सोने का डिब्बा? एक सोने का डिब्बा? वह क्या है? यह किस काम का है? असल में मुझे पक्का नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर की आवाज ने मुझे बताया यह चीज बहुत काम आएगी। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम भविष्य में कुछ इकट्ठा कर लो। ऑफिसर हूँ ने सिर हिलाया, फिर सोचते हुए दिखे। उन्हें नहीं पता था कि बेस पर इससे जुड़ी कोई रिसर्च हुई है या नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस मामले की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। जब हमने लड़ाई के मैदान को लगभग लूट लिया था तो पहले से ही हल्की रोशनी हो गई थी। हम अपने आखिरी आराम के लिए डॉर्मेट्री में लौट आए। इस समय जाओ यूलियांग ने मुझे अजीब तरह से देखा। दूसरे भाई, मैंने कुछ अजीब देखा है। जब से मैंने तीसरे सादे कपड़ों वाले चमगादड़ को मारा है, मेरे दिमाग में एक धुंधली सी आवाज आ रही है जो मुझे बता रही है कि मेरी ताकत और नहीं बढ़ेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी। वैन यान हैरान लग रहा था। उसे ऐसा नहीं लगा, इसलिए उसने उन तीनों के इंफॉर्मेशन पैनल चेक किए। कॉमन बात यह थी कि उन सभी की एट्रीब्यूट वैल्यू 30 से कम थी, जबकि उसकी अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू सभी 30 से ऊपर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लेवल 2 पर आगे बढ़ने के लिए किसी को पहले खुद लेवल 2 के प्लेन क्लोथ वाले जानवर को मारना पड़े? 4 लोगों का लेवल 2 के प्लेन क्लोथ वाले जानवर को मारना, ये शायद थोड़ा मुश्किल है। चलो इस सवाल को अभी के लिए एक तरफ रखते हैं और बाद में एक्सपेरिमेंट करने का मौका ढूंढते हैं। अब हम दूसरी बात पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा, मैं वर्चुअल स्पेस से बाहर आया। उसने क्रिस्टल क्लियर स्फेयर का एक गुच्छा निकाला। कुल 63 लेवल 1 क्रिस्टल बॉक्स और एक लेवल 2 क्रिस्टल बॉक्स। क्या तुम लोगों को इन चीजों के बारे में कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम पैनल को चार्ज करने के अलावा इनके और भी इस्तेमाल होने चाहिए। वैन यान चेन यू और शियाओ यूलियांग, तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जू झो का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब लगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या मैं उस अंडरकवर एजेंट का क्रिस्टल बॉक्स रख सकता हूँ? पता नहीं क्यों मुझे पहले इस चीज के बारे में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज मुझे बता रही है कि यह क्रिस्टल बॉक्स मेरे काम आ सकता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि जू झो की काबिलियत पानी वाली है।
जबकि अंडरकवर एजेंट की काबिलियत पानी और जहर वाले 2 गुणों वाली है। इसलिए जरूर हमारे काम का क्रिस्टल बॉक्स होगा। इस तरह हम एक मौन समझौते पर पहुंचे। अब से जिसे भी टीम के काम का क्रिस्टल बॉक्स मिलेगा वह उसे रख लेगा। थोड़ी देर में सूरज धीरे धीरे उग आया। दूसरी डॉर्मेट्री के स्टूडेंट्स एक के बाद एक स्कूल के गेट से बाहर निकले, सैनिकों के साथ शेल्टर तक जाने की तैयारी में। लेकिन हम चारों ज्यादा देर तक नहीं हिले, क्योंकि हमें एक जरूरी काम करना था, शॉपिंग पर जाना। कई स्टूडेंट्स ने पहले ही सामान जमा कर लिया था। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हम नहीं ले जा सकते थे, और अब मेरी जगह की जानकारी काम आई। आधे घंटे से भी कम समय में हमें आटे के 5 बैग, चावल के 7 बैग, शराब के 2 बड़े बैरल और दूसरी कई तरह की चीजें मिली। आखिर में हम उस कमरे में वापस आ गए जहां हम कल रात जू बैट किंग से मिले थे। जाओ यूलियांग ने मेरे दाहिने हाथ को देखा। ये देखकर मैं उसका इरादा समझ गया। तो चलो उन्हें मार देते हैं। वैसे भी वे अब बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना रिसोर्स की बर्बादी होगी। यह कहकर मैंने तेजी से हमला किया। फिर हम मिलने की जगह पर पहुंचे, लेकिन हजारों लोगों ने जाने का कोई इशारा नहीं किया। ऑफिसर हु ने सामने देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ऑफिसर, हम वे हथियार लेने आए हैं जिनका आपने वादा किया था। ऑफिसर हु मुस्कुराए और प्यार से जवाब दिया। फिर अपने नीचे काम करने वालों को हथियार लाने का इशारा किया। मुझे हैरानी हुई। उन्होंने हमें लेटेस्ट टाइप 20 राइफलें और 2023 एंटी टैंक मिसाइलें दी। हथियार मिलने के बाद हमने एक सुनसान कोना ढूंढा और फायर करने की तैयारी की। दूसरे भाई, क्या हम ऐसे जा रहे हैं? क्या हम निकलने का टाइम मिस कर देंगे? चिंता मत करो, हम इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं। ऑफिसर हु ने हमसे बात करते हुए 3 बार अपनी घड़ी देखी। शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। दूसरे भाई, क्या तुम जानते हो कि वह किसका इंतजार कर रहे हैं? शायद मिलिट्री या बेस से कोई और उन्हें इस तरह इंतजार कराने की इजाजत नहीं देगा। क्या कुछ हुआ होगा? मैंने देखा कि ऑफिसर हु के चेहरे पर बहुत सीरियसनेस थी। शायद ये अच्छी खबर नहीं होगी। आधे घंटे बाद मुझे अचानक उनमें से एक अजीब सी स्पिरिचुअल पावर निकलती हुई महसूस हुई। जब हमने ऑफिसर हु को फिर से देखा, जैसे ही ऑफिसर हु पास आए, उनके पास नीले और हरे रंग के कपड़ों में एक आदमी आ गया। तभी ऑफिसर हु ने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें जाने का मैसेज नहीं मिला। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। कल रात बेस पर हजारों चमगादड़ जैसे जानवरों ने हमला किया था। जो लोग शुरू में रास्ता साफ करने के लिए भेजे गए थे, वे तितर बितर हो गए हैं। जो लोग हमारे साथ बेस तक जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आप चमगादड़ जैसे जानवरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप ज़ियांगनान में ही रह सकते हैं। यह सुनकर भीड़ में से गालियों का एक कोरस गूंज उठा। सैनिक लोगों की रक्षा करते हैं? क्या यह उनका फर्ज नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए? फिर तुम सैनिकों का क्या काम? कई स्टूडेंट्स चुपचाप कैंपस में वापस चले गए, लेकिन ऑफिसर हु ने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले स्टूडेंट्स के ग्रुप को देखा। जल्द ही 10,000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप सिर्फ 2 या 3,000 रह गया। मैंने मजाक उड़ाया, कितनी बेवकूफी है, इतना अच्छा मौका बर्बाद हो गया। दूसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? कई स्टूडेंट्स में हार्टलेस एबिलिटी नहीं होती। ज़ियांगनान में रहना ठीक है ना? हमें नहीं पता कि सड़क पर हमें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। खतरा? हम अभी कहाँ हैं? खतरनाक नहीं? हालांकि ऑफिसर हु ने हमें खुद को बचाने के लिए कहा था, लेकिन अगर हम सच में चमगादड़ जैसे जानवरों से टकरा गए, तो वह चुपचाप कैसे खड़े रह सकते थे? इतने भरोसे के बिना किस तरह की सुरक्षा है? वह बस इसका इस्तेमाल उन लोगों को चुनने के लिए कर रहे थे जिनमें दिमाग और हिम्मत थी कि वे रुकें। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि अभी की ग्लोबल सिचुएशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। यह कहने के बाद मैंने नीले और हरे कपड़ों वाले आदमी को देखा। मेरे चेहरे पर हैरानी थी। उसे सच में पहले से पता था। मैंने उन तीनों को यह खबर बताई। वाह, वह तो खतरे का अंदाजा भी लगा सकता है। दूसरे भाई, डरने की क्या बात है? नहीं, उसकी स्किल में कूल डाउन या काफी एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, वरना वह इतनी बुरी हालत में नहीं होता। इसलिए शेष यात्रा के लिए हमें अभी भी खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। हम आधिकारिक तौर पर जल्द ही रवाना हुए। 2 घंटे की यात्रा के बाद हमने केवल 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तय की थी। विभिन्न सादे कपड़ों वाले जानवर रास्ते में भागते रहे। सौभाग्य से हमारे लिए उनका स्तर पर्याप्त नहीं था। सशस्त्र पुलिस ने उनसे सीधे निपटा। साथ ही आसपास के कई निवासी टीम में शामिल होना चाहते थे, इसलिए सशस्त्र पुलिस उन सभी को साथ ले गई। तभी
दूर के जंगल से अचानक सरसराहट की आवाज आई। फिर कुछ फुसफुसाहट के साथ एक जंगली बिल्ली, जो बाल से भी बड़ी नहीं थी, जंगल से बाहर छलांग लगा दी। इसके आगे एक बड़ी नारंगी बिल्ली थी। इसका फर सूरज की रोशनी में धातु की तरह चमक रहा था और इसकी मजबूत, शक्तिशाली मांसपेशियां प्रत्येक कोण के बदलाव के साथ कांपती थीं। कमजोरी कोई नहीं, मेरी इज्जत बचाने वाली स्ट्राइक देखो। ये पहली बार है जब हमने बिना किसी कमजोरी के टियर 1 बीस्ट का सामना किया है। वीडियो खत्म हो गया मेरे दोस्त, लेकिन असलियत में तो इससे भी ज्यादा कमीने होते हैं। वैसे आप लोग बताओ, आपके दोस्त कैसा होते हैं? कितने लेवल के कमीना होते हैं? जरूर कमेंट में बताना। और हाँ, ये सीरीज अभी ऑनगोइंग है। जितना भी नेक्स्ट पार्ट अभी लिख लो, असली नेक्स्ट पार्ट आने में टाइम लगेगा, इसलिए वेट तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग तो जानते ही हो, मैंने एक बार 1 घंटे का फुल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया, इसलिए मुझे वो पूरा सीन ही हटाना पड़ा और ये नया वीडियो बनाना पड़ा। चिंता मत करो यार, सारे चैप्टर्स आएंगे एक-एक करके, पेशेंस रखना।